तो हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में बात किया था, जो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो वाइड होते हैं। वेगरिंग, अगर वेगरिंग है, विगर है वहां पे, तो वाइड हो जाते हैं। लॉटरी के बारे में हम लोगों भी नहीं देखा था, गैम्बलिंग देखा था, पजल देखा था, गेम कंपटीशंस देखा था। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस रिसेंबल करते हैं वेगर, लेकिन वो वाइड नहीं होते हैं। तो चीट फंड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। चीट फंड एक तरह का स्कीम होता है, जिस स्कीम के अंतर्गत उसके जो मेंबर्स होते हैं वह कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद एक लकी ड्रॉ होता है, और जो विनर होता है उसे जो प्राइज अमाउंट होता है वह उसे दिया जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, वेगर होता क्या है, अनसर्टेन इवेंट होता है, गेम और चांस होता है, जहां पे जो पार्टिसिपेंट है उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं होता है। तो चीट फंड में भी कुछ ऐसा है। तो चीट फंड doesn't come within the scope of wager. In case of cheat fund, a certain number of persons decide to contribute a fixed sum. जैसा कि मैंने कहा, एक फिक्स सम कंट्रीब्यूट करते हैं, और एट द एंड ऑफ मंथ एक लकी ड्रॉ होता है, और जो विनर होते हैं उसे उसमें से फंड में से पैसा दिया जाता है। तो चीट फंड वेगर नहीं होता है। कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस बोले तो ऐसा ट्रांजैक्शंस जो व्यापार के उद्देश्य से, मींस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कर रहे हैं जो उसका प्राइस जब एप्रिसिएशन होगा, तो आपको उससे प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, आप अभी कोविड-19 जैसे दौर में देख रहे होंगे, बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के जो है प्राइस फॉल कर गए हैं, 10 to 15%, 20%, इवन किसी किसी जगह तो 40% फॉल किया है। मिस कोई खरीदार नहीं है, कोविड-19 मिस लोग अनसिक्योर है। तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी हम लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस में प्रॉफिट ही होगा, वो भी अनसर्टेन है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर में डिपेंड कर सकता है, हमें प्रॉफिट हो ना हो। और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस में लास्ट क्लास में बात कर रहा था, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होता है। मैं शेयर सुबह में खरीदा और 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद होती है, तब तक अगर प्राइस बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, अगर प्राइस गिर गया तो लॉस हो गया, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। और दूसरा बात मैं बता दूं, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस आपके नॉलेज के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस में जब प्राइस इंक्रीज करेगा तभी प्रॉफिट होगा। दूसरे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो प्राइस जब फॉल करता है तो भी प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में कल बता रहा था, डाउ जोन्स के बारे में बता रहा था, जो 600 पॉइंट से 800 पॉइंट्स गिरा, नेस्डैक 200 से 250 गिरा, और इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ होगा। और सही में मैंने जब कल मैं मार्केट को वॉच नहीं किया तो 200 से 250, 600 इंडियन सेंसेक्स डाउन हुआ, क्योंकि हम इंडिया या वर्ल्ड जो है एक दूसरे को फॉलो करता है। अगर दूसरे मार्केट में, मतलब खासतौर से यूएस मार्केट को सब फॉलो करता है। यूएस मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, अगर राइज हुआ तो राइज होगा, फॉल हुआ तो फॉल होगा, एक्सेप्शनल ना हो तो शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस को भी वेगर नहीं माना गया है, वाइड नहीं माना गया है। ये भी प्राइस अनसर्टेन होता है, प्राइस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा मालूम नहीं होता है, बस 1 घंटे बाद क्या होना है नहीं मालूम है, बट फिर भी ट्रांजैक्शंस किया जाता है इस होप में जो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसमें डिलीवरी हम लोग नहीं लेते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड शेयर मार्केट, आप लोग कमोडिटी मार्केट का भी नाम सुने होंगे, एमसीएक्स। शेयर मार्केट में किसी कंपनी का डेल्ट होता है, एंड कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी मतलब जैसे शुगर हो गया, व्हीट हो गया, ऐसे चीजों पे ट्रांजैक्शंस होता है। इसमें होता क्या है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है। ये जो वेगर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होता है। तो क्या होता है, हम सुबह में शेयर खरीदे और डिलीवरी जैसा कि स्टॉक मार्केट में होता है T+2 की बेस पे होता है, T+2 मीन्स आज अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो 2 दिन के बाद डिलीवरी होगा, लेकिन हम तो आज ही उसको खरीदे थे और बेच दिए,
तो डिलीवरी नहीं हुआ गुड्स का, और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड शेयर इज इंटेंडेड टू बी गिवन और टेकन डू नॉट अमाउंट टू वेगर्स। इसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होता है। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलीट कंपटीशंस, अगर गेम्स ऑफ स्किल है, जहां पे स्किल है, हमने एक पजल्स के बारे में बात किया था, वो पजल्स पहले से सोल्व रहता है, बट जब स्किल की बात आ रही है, एथलीट कंपटीशंस वगैरह हो रहे हैं, उसमें प्राइज अमाउंट है, बट वो प्राइज अमाउंट 1000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्रॉसवर्ड पजल्स, पिक्चर्स कंपटीशंस होते हैं, एथलीट कंपटीशंस होते हैं, जहां पे स्किल और इंटेलिजेंस के हिसाब से प्राइज अमाउंट दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइज कंपटीशंस एक्ट, प्राइज कंपटीशंस इन गेम और स्किल आर नॉट वेगर्स प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डजंट एक्सीड 1000 रुपीज। तो आपको ये देखना है प्राइज मनी 1000 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर किसी में भी अगर कोई प्राइज कंपटीशंस में अगर 1000 से एक्सीड हो रहा है, हाँ साल में वो जैसे एथलेटिक कंपटीशन होता है नेशनल बेसिस पे, इंटरनेशनल बेसिस पे जी, उसका तो प्राइस मनी 1000 से ज्यादा एक्सीड करता होगा ना। देखिए एथलीट कंपटीशंस में जो प्राइज अमाउंट मिलता है वह नेशनल लेवल का होता है, एक कंट्री रिप्रेजेंट करता है, और कंट्री जो है सो उसको देता है। मीन्स उसमें खेल में ऐसा नहीं हो प्राइज अमाउंट नहीं है, उस खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए और अमाउंट नहीं दिया जाता है। उसमें आप देखेंगे ब्रॉन्ज मिलता है या सिल्वर मिलता है, हाँ। और कंट्री को रिप्रेजेंट किया, कंट्री एक सर्टेन अमाउंट देती है, तो वहां पे वो प्राइज अमाउंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, पहली बात। अगर दूसरी एक क्या है, जो हमारे मतलब हम लोग मीन्स जो जनरल पब्लिक टाइम टू टाइम गेम कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। कभी स्कूल में होता है, स्कूल लेवल पे होता है, कभी नेशनल लेवल पे ही होता है, बट सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, और ऑर्गेनाइजर्स जो होता है प्राइवेट लेवल का होता है। तो वहां पे अगर गवर्नमेंट भी कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट का वहां पे सैंक्शन होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लॉटरी वाला पढ़ा था। लॉटरी जो है सो ऑल्दो प्रोहिबिटेड, बट गवर्नमेंट का सैंक्शन है वहां पे, इसके वजह से लीगली मतलब वो कर सकते हैं। क्लियर सालनी? क्लियर? ओके। आपको एक और मैं बात कर दूं, क्रिकेट गेम होता है या फुटबॉल गेम होता है, हॉकी गेम होता है, उसमें प्लेयर को मीन्स एक खेल के लिए करोड़ों रुपया मिलता है, 10 लाख, वो डिपेंड करता है। तो दैट इज नॉट ए प्राइज अमाउंट, दैट इज वो क्या है, उसका रेम्युनरेशन है। उससे वो खेल खेल रहा है, इसके लिए उसे पैसा दिया जा रहा है, और बीसीसीआई क्रिकेट उसके लिए पैसा दे रहा है, मेहनताना दे रहा है। बात को समझ रहे हैं ना? आईपीएल होता है, एक आईपीएल में जो मैच खेलता है उसको जो पैसा मिल रहा है वह विन और लूज करने पे नहीं मिल रहा है। जी जी जी। और ऐसे ही जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गेम वगैरह हो रहा है, सारे गेम में जो पैसे मिल रहे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इसके लिए मिल रहा है, कंट्री उसके लिए दे रहा है उसको। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसा कि जानते हैं हम, रिस्क लाइफ का हो सकता है या गुड्स का हो सकता है, और वो भी अनसर्टेन है, कल क्या होगा मुझे मालूम नहीं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग लेते हैं। तो इंश्योरेंस भी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे लेजिटिमेट इंटरेस्ट है मेरे को मेरे लाइफ पे, मेरे को मेरे के बच्चे पे, वाइफ के लाइफ पे लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। उसके खोने से मुझे बहुत बड़ा परेशानी हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट है, तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इंश्योरेंस लेते हैं तो वह वैलिड है। ऑल्दो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिजेंट का मतलब होता है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑन सम फ्यूचर्स इवेंट्स। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अनसर्टेन इवेंट है, फिर भी वैलिड है अंडर लॉ। इंश्योरेंस लॉ में इसको वैलिडिटी मिला हुआ है, एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग एक्सेप्शन वैगरिंग का, जो वैगरिंग नॉर्मली जनरली वैगरिंग एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं, बट कुछ ऐसे वैगरिंग ट्रांजैक्शंस है
जो वॉइड नहीं होते हैं, वैलिड होते हैं। चिट फंड, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, गेम ऑफ स्किल और एथलीट कंपटीशन जहां पे प्राइज अमाउंट, प्राइज मनी एक 1000 से एक्सीड नहीं करता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और वैगरिंग एग्रीमेंट को डिस्टिंग्विश किया है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले। इंश्योरेंस को समझना चाहिए बच्चे को। पहला मीनिंग, इंश्योरेंस क्या होता है? इंडेमनीफाई करता है, मीन्स कोई नुकसान जो होने वाला है उस क्षतिपूर्ति को, कोई लॉस को इंडेमनीफाई करता है। वैगरिंग में क्या है? एक मनी और मनी वर्थ हम लोग देते हैं ऑन दी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। यहाँ भी अनसर्टेन इवेंट है, बट यहाँ पे हम लोग मनी एंड मनी वर्थ देते हैं, बट यहाँ पे इंडेमनीफाई करते हैं, मीन्स उसको नुकसान जो हुआ उसके बदले में उसे हम सर्टेन अमाउंट देते हैं। कंसिडरेशंस, यहाँ पे जो क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो म्यूचुअल कंसिडरेशंस होता है। इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, और उसके बदले में इंश्योर्ड को कंपनसेशंस मिलता है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशंस नहीं होता है बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे गैम्बलिंग फॉर मनी होता है, हम लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं बस गैम्बलिंग करने के लिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है, भैया मैं तो अपने लाइफ पे लिया या किसी अपने फैमिली रिलेटिव्स के लाइफ पे लिया, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक यहाँ पे बताते बताते और भी बता दो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है। अब देखो, दाऊद इब्राहिम किसी को भी जीवन ले सकता है, ठीक है, और इसको लगता है जो किसी का जीवन लेना है, एनीवन, मिस्टर आर, तो ये क्या करेगा? मिस्टर आर को मारने से पहले इसका इंश्योरेंस करवा लेगा। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ करवा सकता है, और शूट आउट कर देगा। और एक्सीडेंटल डेथ में 2 टाइम्स हो जाता है, मीन्स प्रीमियम अमाउंट अगर मीन्स इंश्योर्ड वैल्यू अगर 10 लाख है तो 20 लाख मिलेगा। तो अगर दाऊद भाई 20 करोड़ का लिया है तो 40 करोड़ मिलेगा। और ऐसा अगर 5-10 घटना कर दिया तो सोच सकते हो माला माल हो जाएगा, तो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा। हर कोई किसी का इंश्योरेंस कराएगा और ठोकेगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट करने का मतलब वो इंश्योरेंस, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने कहा इंश्योरेंस वही उसी व्यक्ति का आप ले सकते हैं जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। मतलब उसके खोने से आपको जीवन में कोई नुकसान हो रहा है, आपका रिलेटिव है या आपका एम्प्लॉई है या आपका एसेट्स है, तभी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं। तो ये बात कर रहे थे हम लोग इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। और देयर इज नो प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वैगरिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, यहाँ पे बेटिंग ऑन अदर्स लाइफ होता है। अगर वह मर गया तो, जी गया तो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी है। एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो होता है इंडिमनिफाई करता है। देखिए, लाइफ को इंडिमनिफाई नहीं किया जा सकता है, लाइफ को एक कंपनसेशन दिया जा सकता है, लेकिन गुड्स के केस में मान लीजिए आपका बिल्डिंग नुकसान हो गया है, आपका कार एक्सीडेंट हो गया है, तो सिमिलर कार सिमिलर वैल्यू का लाके आपके सामने खराब किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास रोल्स रॉयस कार था और एक्सीडेंट में वह एक्सीडेंट हो गया है, या मान लीजिए रोल्स रॉयस, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत पानी का जल जमाव हुआ और पूरी पानी जो है सो आपकी कार को खराब कर दी है, तो इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है सो नई रोल्स रॉयस ला के दे देगी। यहाँ पे लूजर जो होता है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ता है ऑन द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इनफोर्सेबिलिटी वैलिड होता है, इनफोर्सेबल होता है, वॉइड होता है, अनइनफोर्सेबल होता है। वॉइड मतलब अनइनफोर्सेबल। प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम दिया जाता है, वो साइंटिफिक है, एक्चुअरियल वैल्यूएशंस होता है। वो रिस्क जिसमें जितना रिस्क वह डेट मींस एज उम्र के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम फिक्स करती है।
और यहाँ पे कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं होता है, वेगर है 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जो कुछ भी अमाउंट है यार फिक्स कर ले। एंड पब्लिक वेलफेयर, या पब्लिक वेलफेयर के लिए, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए है। सर क्या बेनिफिट, देखिए क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को। एक सोसाइटी को सोशल प्रोटेक्शंस, लाइफ प्रोटेक्शंस मिल रहा है, गुड्स का प्रोटेक्शंस मिल रहा है, मींस वह एश्योर्ड है, मेंटली पीस में है। मैं बताता हूँ, जब भी मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस मान लो अगर फेल होने वाला था, उससे मैं बिफोर दैट इंश्योरेंस एजेंट को बोल के रेन्युअल करवा लेता हूँ। क्यों करवाता हूँ? अगर सिंगल डे भी इंश्योरेंस अगर फेल हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो और अगर इंश्योरेंस फेल होके गाड़ी रोड पे लेके जा रहे हैं, तो अगर कोई भी अनफोर्चुन हो गया तो एक गाड़ी तो जाएगा ही, साथ में साथ अगर किसी को मैंने अगर ठोक दिया है तो उसके उसके बदले में जो अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी मुझे ही देना पड़ेगा। अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, सोशल फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी मिलता है। और ये कुछ नहीं है, ये तो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है। समरी को मैं अब क्वेश्चंस आंसर्स करते हुए, इस माइनर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? void ab initio. ओके गुड, दूसरा जवाब दीजिए। So D होगा all of these. कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय। ओके गुड। voidable, B sir voidable. ओके आगे बढ़िए। Coercion A. ओके गुड। moral pressure, Undue influence sir. ओके misrepresentation, 6 नंबर बोल रहे हैं। Yes sir C misrepresentation. हम्म, 7 नंबर। Sir C होगा ignorance of law is no excuse. 8 नंबर। B void, Sir B void. ओके void, 9 का A भी void, Yes sir void होगा. गुड। 10 नंबर। Sir D होगा sir contract to do impossible act. Not covered by head of public policy है sir. D होगा sir D. जी क्योंकि ट्रेडिंग विथ इनिमी, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, तीनों जो है सो पब्लिक पॉलिसी का मैटर आता है बट के इम्पॉसिबल, अंदर. इम्पॉसिबल मींस चांद से तारे लाना इम्पॉसिबल एक्ट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ। Yes. ओके public policy.